अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दो टेस्ट मैचेस की सीरीज का जो फर्स्ट टेस्ट मैच था वो सेंचुरियन में जारी था। आज फोर्थ डे था उसका। जब आज पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आया तो पाकिस्तान को 7 विकेट्स रिक्वायर्ड थी मैच जीतने के लिए, और साउथ अफ्रीका को 121 रन करना था मैच जीतने के लिए। और अर्ली ऑन आकर बवुमा ने और मार्करम ने अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद अब्बास ने एक्सीलेंट बॉलिंग की और पाकिस्तान को कमबैक करवाया। और एक सिचुएशन ऐसी आई जब पाकिस्तान लग रहा था कि ये मैच जीत लेगा आसानी, जब 99 फॉर 8 थे, और फिर वही गलती हुई जो पहली इनिंग्स में हुई थी कि हम 8 विकेट के बाद जो लास्ट 2 विकेट्स है वो नहीं ले सके और मैच जो है हमारे हाथ से निकल गया और मैच जो है वो साउथ अफ्रीका जीत गया। तो मेरे साथ आमिर इस्लाम है और आसाम है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है कि जब भी हम मैच बना रहे हैं और उसमें जो लास्ट की जो टेल आती है, जो नीचे लड़के बैटिंग करने के लिए आते हैं, हमसे वो नहीं आउट हो रहे, हम टॉप ऑर्डर के प्लेयर आउट कर लेते हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा है ना, सबसे बड़ा इशू आ रहा है इस चीज़ में, जो लास्ट की 2 विकेट्स नहीं गिनती, इसमें कैप्टनसी का बहुत बड़ा एक नाकामी है। कैप्टनसी की हमारी वाज़ेह नज़र आती है कि यार कैप्टन हमारा इस चीज़ में बेबस है, उसे समझ ही नहीं आती क्या करना है। हालांकि वाज़ेह एक चीज़ है, जब इस तरह की टेल आ जाती है ना, खासतौर पे ये जो लास्ट मैच हम हार गए आज, इसमें दोनों टेल एंडर एक तरह से आप कह सकते हैं। मार्को जेंसन को बहुत बड़ा ऑलराउंडर नहीं है, उसने कोई बहुत बड़ी इनिंग्सें नहीं खेली, ठीक है, वो भी 7 आउट पे आया था। ठीक है, तो आप देखें कि दोनों टेल एंडर, आपने रबाडा से 31 रन खाया, 19 तकरीबन उसने मार्को जेंसन ने किया, 51 रन की पार्टनरशिप दे दिया आपने 9वीं विकेट को। इसमें जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो हमारे कैप्टन है शान मसूद, वो बहुत ही डिफेंसिव फील्ड ले लेते हैं। हम ये बड़ी देर से देख रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश के खिलाफ भी जब लिटन दास ने 100 किया हमारे खिलाफ, तो आप देखें कि एक अजीब सी सिचुएशन और अजीब सी फील्डिंग ली हुई थी कि जब लिटन दास आते थे तो वो फील्डिंग खिलार देते थे, ओ सॉरी, ऊपर ले लेते थे, और जैसे ही वो टेल एंडर आता था तो फील्डिंग बाहर कर देते थे। यार, जब टेल एंडर आ गया तो आपने फील्डिंग ऊपर लेनी है। अगर आपने उसे सिंगल दे दी इजीली, तो फिर तो वो सामने तो लिटन दास है, वो मार ही लेगा, ठीक है। इसी तरह पहली इनिंग्स में भी अभी यही किया इन्होंने अफ्रीका के खिलाफ भी, और अब भी इन्होंने यही किया। अभी आप देखेंगे टेल एंडर खड़ी है और दोनों साइडें आपने लेग स्टंप भी और ऑफ स्टंप भी उन्हें ओपन दी हुई है, वो सिंगल ले रहे हैं। और बॉलिंग का फिर दूसरी चीज़ कि आपने टेल एंडर को अटैक करना है, उसकी बॉडी पे गेंद मारनी है, उसको खिलानी है गेंद ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो नसीम शाह का स्पेल देख के हैरान था कि नसीम शाह टेल एंडर को ऑस्टम पे गेंद कर रहे हैं, वो लेफ्ट कर रहा है, या वो शॉर्ट खेलता तो चौका हो जाता, ठीक है। एक बॉल नसीम शाह ने रबाडा को की, मतलब वाइड के निशान पे शॉर्ट बॉल थी, वो इतनी ऊंची बॉल, उसने आराम से उसे शॉर्ट खेली और वो चौका हो गया। ये 3-4 इस तरह के चौके नसीम शाह को भी पड़े, और आमिर जमाल को आखिरी ओवर में आपने देखा जिस तरह 11 रन पड़ा। तो मेरे ख्याल से तो ये इशू आ रहा है, ये इशू जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। अच्छा, आप इसके बारे में क्या देखते हैं कि जिस तरीके से आमिर ने चीज़ें पॉइंट आउट की कि बॉलिंग में तो बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान को। आमिर ने तो ये बोला ना कि कैप्टनसी इशू है। वो इशू अपनी जगह है, ज़ाहिर है फील्ड प्लेसिंग ठीक नहीं है, आप उतना अटैक नहीं कर रहे, डिफेंसिव जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, वो बॉलिंग है पाकिस्तान की कि बॉलर्स पहले स्पेल के बाद उनसे बॉलिंग होती ही नहीं है। मतलब आप देखें ना, एक सिंगल बॉलर आपका 19 ओवर करता है और दूसरे एंड से टोटल ओवर आपके 40 होते हैं। इसका मतलब है उस बॉलर को आपने 1 ओवर का मौका दिया है, जो उसने रेस्ट किया होगा, वो भी उसने जो है ना एंड रोटेट किया होगा। अदरवाइज वो बॉलर मुसलसल गेंद किया जा रहा है, तो उसने तो उसकी तो परफॉर्मेंस गिरनी है। बाकी बॉलर किस लिए खेल रहे हैं? ये देखें ना आप, जिस तरह शहीनशाह अफरीदी हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने विकेटें निकालना शुरू की पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने उनको उन्हीं को ही सब कुछ समझ लिया कि भैया जो कुछ है यही है, आएगा इसी को हम बॉलिंग करवाएंगे, यही लंबे स्पेल करेगा, यही विकेट निकाल के देगा, ठीक है। अभी इसी तरह इन्होंने अब्बास को दोबारा इन किया, ठीक है। अब अब्बास ने विकेट निकाली, अब्बास 6 विकेटें लेगा। अब आपके पास प्रीमियम फास्ट बॉलर जिसकी पेस 140 तक है, ठीक है, आपने उसको पीछे बैकअप पे रखा हुआ है, और उसकी मुझे ये नहीं समझ आ रही, जब आपने उसको लगाया तो वो ऑफ स्टंप पे बॉलिंग कर रहा है। भाई तुम फील्डिंग जो है अपनी आगे लो, उसको बाउंसर करो, उसको यार्कर करो, विकेट निकालो, जान छुड़ाओ अपनी। आपने उल्टा उनको सेट करके उनको मैच उनके हाथ में दे के आगे। ये अब चीज़ हमें समझ नहीं आ रही कि ये कब, ये गेम अवेयरनेस कब सीखेंगे ये। अच्छा, आप इसको गेम अवेयरनेस के हिसाब से कह रहे हैं ना, ये गेम अवेयरनेस तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें एक और इशू भी है ना, वो ये है कि हो सकता है ये जो टीम खेल रही है इसमें आप देखें ना, जो सीनियर हमारे लड़के हैं वो तो परफॉर्म करके दे ही नहीं रहे। जितना जूनियर लड़का है वो परफॉर्म करके दे रहा है, तो
इट मीन्स कि सीनियर लड़के तो चाहते नहीं कि आप टेस्ट जीते ना। आप ये देखें कि बाबर आजम 50 करते हैं और जानते पूछते शॉट गलत खेलते हैं। रिजवान लेगस्टम की बॉल को खेलने जा रहे हैं जबकि आप टेस्ट खेल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी कोई खेलने की, आप वो गलत शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। सलमान अली आगा को आप देख लें, आप बॉलिंग में नसीम शाह को दोनों इनिंग्सों में देख लें। पहली इनिंग में वो नीचे आकर उन्होंने 2-3 विकेट निकाल दिए, अदरवाइज नसीम शाह जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, ये वो बॉलर ही नहीं है नसीम शाह जिस तरीके से मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ या जिस तरीके से उन्हें गेंद करनी चाहिए। वो तो ऐसे घबराए घबराए थके थके गेंद करते हैं पहले ओवर से ही। मतलब एक होता है ना कि थोड़ा टाइम गुजर गया, तो अब अगर आपके पास बॉलर ही नहीं है और आपका जो मेन बॉलर है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो बैट्समैन को खिला ही नहीं रहा। मुझे बताएं, टेस्ट में अगर आप 4th स्टंप पर या 5th स्टंप पर जाकर गेंद करेंगे तो कौन सा बैट्समैन है जो उसको मतलब खेलेगा? वो पहले छोड़ता रहेगा, गेंद पुराना हो जाएगा तो रन बना लेगा। देखिए नसीम शाह का तो इशू मुझे जो लग रहा है ना, या तो नसीम शाह फिट नहीं है या वो इसकी कैप्टनसी में खुश नहीं है। और इसकी कैप्टनसी में क्या, वो किसी की कैप्टनसी में भी नहीं खेल रहे। जब से वो फिट होके आए हैं ना पिछले अरसे से, जब से, तो उनसे बॉल हो ही नहीं रही। ठीक है, अब ये देखें आपके एक बॉलर, आपका प्रीमियम बॉलर जो आपकी टीम का मेन बॉलर है नसीम शाह, वो ओस्टम पे गेंदे छः की 6 गेंदे ओस्टम पे कर रहा है। अगर वो गेंद को बैट ही नहीं लगाएगा तो फिर आउट कहाँ से होगा? अगर आप उसे स्ट्रेट सामने खिलाओगे, वो खेलेगा, उसकी बॉडी पे आएगी तभी वो आउट होगा। तो मेरे ख्याल से तो बॉलिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी तरह शहजाद की ओवर देखें आप शुरू के, जो शहजाद आया ना जब शुरू में, तो आज सुबह जब शहजाद ने बॉलिंग की तो शहजाद 4 गेंदे ओस्टम पे करता था और 2 गेंदे खिला रहा था। तो 2 गेंदे तो यार वो रोक ही लेगा। आप 6 की 6 गेंदे उसे अंदर करो तो वो खेलेगा। तो ये दोनों के लिए बड़ा मसला है, दोनों को बड़ा मसला इशू आ रहा है इनका। असल में मैं तो इस चीज़ को भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि देखें, टेल जब बैटिंग करने के लिए आती है ना, एक सिंपल फार्मूला है कि आप टेल को आउट करना चाहते हैं ना, उनको खिलाएं। आप उनको बॉल खिलाएंगे, वो हो सकता है उसमें कुछ शॉट्स लगाएं और उसमें ही आपको विकेट दे देंगे। अगर आप उसे बॉल खिलाएंगे नहीं तो टेल क्यों बैट लगाएगी? मेरा नहीं ख्याल वो कोई पाकिस्तान की टेल तो है नहीं जो बाहर की पड़ी गेंदों को भी छेड़ेगी। आज देख लें, आज जिस तरह इंडिया के मैच में बुलैंड, मतलब वो आराम से रोकती रहेगी, उसको कोई इशू नहीं ना होगा, वो क्यों छेड़ेगी गेंद को? तो वो गेंद आपने उसे खिलानी है, आपने उसको फोर्स करना है कि वो आगे ड्राइव करने की कोशिश करे, शॉट खेलने की कोशिश करे, उसी में विकेट जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप कप्तानी की बात करें तो उन्होंने फील्डिंग बिल्कुल खोली हुई थी, लेग स्टंप से ऑफ स्टंप से वो इजीली सिंगल कर लेते थे। ठीक है, उनको मसला बिल्कुल मसला पेश ही नहीं आया। ठीक है, वो आप सिंगल रोटेट करते रहे या स्ट्राइक रोटेट करते रहे, ठीक है, उनको मसला है ही नहीं। ठीक है, अब आप वहाँ अगर आप फील्डिंग अंदर लेते, ठीक है, आप वहाँ 4 से 5 ओवर मेडन करवाते, उनके ऊपर मजीद प्रेशर आता, बाउंसर करते, यॉर्कर करते, विकेट निकलती, स्लोअर वन करते। ठीक है, ये तरीका कार होता है टेल एंडर को आउट करने का। इनकी हमें समझ नहीं आई, इन्होंने फील्डिंग खोल दी भैया, पता नहीं क्या अटैक करने लगे। 3-4 रन तो आप ऐसे दे रहे थे ओवर में, एक आधा आप गंदी बॉल करते थे वो जो बाउंड्री लग जाती थी, जिसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने 31 रन रबाडा मार के 19 रन मार्को जेनसन कर गए। असल में मसला ये है ना कि आप अगर आप देखें ना, आपकी बॉलिंग जो खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर आप खिलाते हैं, ठीक है, 7 आप बैट्समैन खिलाते हैं, 4 बॉलर आप खिलाते हैं जिनमें से आप चारों के एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर खिलाते हैं आप, और 3 बॉलर आप फास्ट खिलाते हैं। अब उनमें जो आमिर जमाल है, आप मुझे बताएं, आमिर जमाल आपको कहीं मैच में लग रहे थे कि उनका कोई जगह बनती थी जिस तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया गया? अच्छा देखिए, आमिर जमाल का तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह वो दोनों इनिंग्सों में स्कोर भी नहीं कर सके, ठीक है, और जिस तरह बॉलिंग में आप देखें फर्स्ट इनिंग में उनसे सिर्फ 8 ओवर करवाए, एक बंदा 32 रन देके 2 विकेट से ले रहा है। यार उससे कम अज़ कम आपको 15 से 20 ओवर तो करवाने चाहिए थे। ठीक है, आपने उससे सिर्फ जस्ट 8 ओवर करवाए, और इस इनिंग्स में आप देखें 40 ओवर में आपने सिर्फ 1 ओवर डलवाया, वो भी लास्ट ओवर जिसमें 11 रन चाहिए था, और वो 11 उन्होंने खा लिया। ठीक है पूरा। तो अच्छा, वो तो बंदा वैसे भी जिसे कहते हैं ना बददिल भी हो जाता है बंदा कि यार मेरे से ओवर ही नहीं करवा हाँ, रहे, ठीक है। मैं एज अ बॉलर खेल रहा हूँ, मुझे ओवर ही नहीं करवा रहे, तो तो फिर उन्होंने ये क्या करना है? आप एक तो आमिर जमाल को खिला के उन्हें जलील कर रहे हैं सीधा सीधा बात। ठीक है, आपने उससे बॉल ही नहीं करवानी था। ठीक है, बॉलिंग ऑलराउंडर है वो, सीधी सी बात है। ठीक है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है वो, तो आप उसे जलील कर रहे हैं इस तरह, तो वो बदजन हो जाएगा। आप उसे इस तरह खिलाएंगे तो जाहिर है फ़ायदे कोई नहीं। इससे बेहतर है कि आप एक प्रॉपर प्लेयर खिला लें, और या फिर एक प्रॉपर बॉलर खिला लें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आमिर जमाल तो ऐसा लग रहा था जैसे हम 10 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे तो आमिर जमाल की सिलेक्शन तो नहीं समझ आई, जिस तरीके से आपने उन्हें यूज़ किया है कि देखें ना, पहले इनिंग्स में 8 ओवर करवाते हैं, दूसरी में 1 ओवर करवाते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें ना 40 ओवर आप करवा रहे हैं, अब एक बॉलर आपको 19 ओवर कर रहा है, तो बाकी बॉलर आपके क्या कर रहे हैं? वो 1 ओवर कर रहे हैं 20, और बाकी 10-10 ओवर कर रहे हैं, और उन 10 ओवर में भी बॉलर वो हैं जो खुरम शहजाद है, वो एक स्पेल अच्छा करते हैं अगर ओपनिंग, उसके बाद उनसे बॉल नहीं होती।
तो अब 2 फास्ट बॉलर होंगे तो आप कैसे टेस्ट जीतेंगे? इस तरह तो कभी भी नहीं आउट कर सकते, आप 20 विकेट नहीं ले सकते। वैसे ही है, अब देख लें, अब 20 ओवर अब्बास करा के गए हैं, 6 विकेटें उन्होंने ले ली, ठीक है। अब 10 ओवर करवाए हैं खुरम ने, 1 विकेट उसने ली हुई। नसीम शाह ने, मेरे ख्याल 10 ओवर उसने करवाए होंगे, तो 1 विकेट उसने ली हुई है। 1 ओवर आप आमिर जमाल खिलाने का मकसद बता दें फिर उसका, ठीक है। 135 138 तक वो पेस करता है, ठीक है। अब उसको आपने इस्तेमाल ही नहीं करना जब, तो आप उसकी जगह फिर आमिर वाली बात, आप एक आध बैट्समैन खिला लें या एक आध प्रॉपर बॉलर खिला लें, ठीक है। जब आपने इस्तेमाल ही नहीं लड़के को करना, उल्टा उसको जलील कर रहे हैं आप। ये होता आ रहा है, ये आज से नहीं, ये इस मैच में नहीं, ये पीछे कई सदियों से होता आ रहा है, ठीक है। आप लड़का खिलाते हैं, ऐसा खिलाएंगे उसको जिसको जलील करना हो, उसको खिला के जैसे कि इब्रार को जलील किया, उसको फारिग कर दिया, ठीक है। ये इसी तरह लड़कों को जलील करके साइड कर देंगे, ठीक है। फिर कहते हैं जी हमारे पास लड़का नहीं, हम वही पुराने लड़के उठा के बीच में ले आते हैं। इस चीज़ की तरफ भी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप देखें, सलमान अली आगा खेल रहे हैं, साइम अयूब खेल रहे हैं, दोनों को आपने यूज ही नहीं किया। पहले इनिंग्स में 1 ओवर या 2 ओवर किए साइम अयूब ने और उन्होंने 1 विकेट निकाल दी टेल एंडर की। आज भी आपने ये गलती की कि भाई आपसे टेल जब नहीं निकल रही तो आप जो है 1 आधा ओवर करवा के स्पिनर से देख लें। उन दोनों को आप जो है ओडीआई में 10-10 ओवर भी करवाते हैं, यहाँ ऐसा क्या मसला हो गया कि आप 1 ओवर करवाने के भी रवादार नहीं है? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि ये तो सरासर हमारी कप्तानी की नाकामी है। हमारे कप्तान को पता ही नहीं है कि किस बॉलर को कब यूज़ करना है और किस बॉलर को नहीं यूज़ करना। अब ये देखें, जहाँ पे टेल एंडर से आपने 51 रन खाया है, ठीक है, आपके फास्ट से अगर विकेट नहीं निकली तो आप सलमान अली आगा या साइम अयूब से एक आधा ओवर करा के देखें यार। आपने पूरे दोनों इनिंग्सों में टेस्ट की, सलमान अली आगा से कोई ओवर ही नहीं करवाया, ठीक है। ये एक बड़ा इशू है। जहाँ आपके साइम अयूब 2 ओवर में 1 विकेट ले गए, वहाँ सलमान अली आगा भी बॉल करते तो हो सकता है वो भी विकेट निकाल देते, और वो अगर टाइम पे विकेट निकाल देते तो हो सकता है फर्स्ट इनिंग में आपको 90 रन की लीड ना, इतनी बड़ी लीड ना दे अफ्रीका को मिलती। यार उसमें एक सिंपल सी बात है, आपको पता है आज दुनिया ये बात करती है कि लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट जो है ऑफ स्पिनर जो है ना बड़ा सूटेबल रहते हैं। आपके पास 2 ऑफ स्पिनर है, रबाडा आपको रन्स बना रहा है, 26 बॉल पे 31 करता है। आपने ये कोशिश ही नहीं की कि आप रबाडा के अगेंस्ट कोई स्पिनर यूज़ कर सके। रबाडा कौन सा कोई इतना बड़ा स्पिनर का प्लेयर है कि वो कोई फीड यूज़ करके उन्हें मारेगा या कोई ऐसा, और वो ज़्यादा चांस था कि वो उनके यहाँ स्ट्रगल करता और विकेट दे देता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, देखें इन्होंने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया। इन्होंने ना साइम अयूब को फिर पहली इनिंग में कुछ इस्तेमाल किया, 2-3 ओवर करवाए, इस इनिंग में मैं ख्याल इस्तेमाल ही नहीं किया। और सलमान अली को बिल्कुल मुसलसल ही इस्तेमाल ही नहीं किया। या तो उनकी ये प्लानिंग ही ये थी, उन्होंने या तो अफ्रीका की वो प्लानिंग को देखा हुआ था यार, उन्होंने एक स्पिनर भी नहीं खिलाया, वरना उन्होंने करवाया किसी से स्पिन बॉलर से ओवर करवाया, तो हम भी यही करेंगे कि हम जो है अपने फास्ट बॉलर से ओवर करवाते रहेंगे। तो इस तरह अगर करना है, किसी को देख के आपने अगर वही स्ट्रेटजी अपनानी है, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो जो टीम आए, जो पहले बैटिंग करे, जो उसकी स्ट्रेटजी हो, आप भी वही स्ट्रेटजी अपना के खेलते चले जाएं। उस पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपने अफ्रीका को देख के स्ट्रेटजी अपनाई थी तो उसने अपने चारों फास्ट बॉलरों से पूरे ओवर करवाए हैं। इधर आप चौथे बॉलर से ओवर ही नहीं करवा रहे, आमिर जमाल से 9 ओवर दोनों इनिंगों में मिला के हुए हैं। उनके चारों फास्ट बॉलरों के एक इनिंग में मेरे ख्याल से 15-15 से ऊपर ओवर है, ठीक है। और एक और बात भी है ना, देखें आप 99 फॉर 8 करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैच चलता है और आप जाते हैं लंच पे, और लंच पे जब आप जाते हैं तो एक्चुअली उसका मकसद ये होता है, लंच का मकसद खाली खाना नहीं होता, वो एक किस्म की ब्रेक होती है जिसमें आपके रिव्यू करते हैं अपनी जो सारी जो आपने डिसीजन लिए होते हैं ऑन फील्ड। आप देखते हैं यार कहाँ कमी रह गई, हम क्या गलती कर रहे हैं, हम किस तरीके से लास्ट टाइम हमें जो फर्स्ट इनिंग्स में जो 8 विकेट के बाद जो हम विकेट्स नहीं ले सके और बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड हो गया, तो हम क्या प्लानिंग करके जाए कि हम ये 2 विकेट्स ले सकें। आप देखें कि जैसे ही आप लंच से वापस आते हैं तो प्लानिंग हमसे बेहतर वो करके आते हैं, वो हम पे अटैक करते हैं और 4 ओवर में वो मैच खत्म कर देते हैं। ये टेस्ट मैच में यही खासियत होती है कि शॉर्ट रन जोन 20-30 रन रहते हों या 40-50 रन रहते हों और विकेट आखिरी चल रही हो, 8 आउट हो, 9 आउट हो, तो ये प्रेशर ऑब्वियसली होता है बैट्समैनों पे, ठीक है। यहाँ उल्टा काम चल रहा है कि प्रेशर हम पर है, ठीक है। अंपायरों ने प्रेशर लिया हुआ है और बैट्समैन इजीली खेले जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि 10 रन भी, इवन 10 रन भी रहते हों, इस तरह की विकेट हो, 8 या 9 आउट हुए में हो, तो बैट्समैनों पर प्रेशर होगा यार, एक आध भी विकेट गिरी तो कोई पता नहीं अगली बॉल पे फिर विकेट गिर जाए, क्योंकि विकेट नहीं है हमारे पास। वो ये प्लानिंग होती है उनकी कि यार किसी तरीके से हम विकेट रोक रन, लेकिन इन्होंने बॉलिंग इस किस्म की कि उनको पता ही नहीं, उनको महसूस ही नहीं हुआ कि हम आखिरी विकेट खा रही है हमारी, ठीक है। उन्होंने अटैक किया और बेहतरीन अटैक किया और इजीली उन्होंने अपने मैच विन कर लिया।
आप देखें ना कि यानी कि आपने जब आमिर जमाल से पूरे मैच में ओवर ही नहीं करवाया, पूरी इनिंग्स में ओवर नहीं करवाया, अभी 11 रन आपके बाकी हैं, तो आप उसे क्यों ला रहे हैं फिर ओवर करवाने के लिए? फिर आप जो पॉलिसी जो भी आपने तरीकेकार स्ट्रेटजी बनाई हुई है फिर उसके अकॉर्डिंग चलते रहें। फिर आप ये है कि खुरम शहजाद से ओवर करवाएं, फिर आप ये है कि नसीम शाह से ही करवाएं, एक हैंड से अब्बास कर रहे थे तो उन्हीं से करवाएं, फिर जो 11 रन रह गए वो भी उनसे ही बनवा लें। क्योंकि देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि भाई 2 विकेट है, जहां विकेट गिरती तो ज़ाहिर है आखिरी विकेट है, वो किसी भी बॉल पे गिर जाए तो आप मैच जीत सकते हैं। आपको याद होगा एशिज का वो आइकॉनिक टेस्ट मैच कि जिसमें 8 विकेट ही गिरे हुए थे, ठीक है, और मैच चलते 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 ऐसी सिचुएशन में चला गया, फिर 9वीं विकेट गिरी, फिर 10वीं विकेट गिरनी थी और आखिर के 4-5 ओवर थे, फिर हार्मिसन ने वो विकेट निकाल दी थी। तो कहने की बात ये होती है कि उन्होंने कोई तजर्बा नहीं किया वहां पे। भैया आमिर जमाल को अगर आपने यूज करना था तो वो आपने सुबह मॉर्निंग में जहां ओवर करवाए हैं वहां पर आप यूज करें। लेकिन ये तो नहीं होता कि अब जब 10-11 रन रह गए तो आप इतना रिलैक्स मोड में जाके आप आमिर जमाल को ओवर देते हैं, वो ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद करते हैं, वहां बाउंड्री लगती है, वो लेग स्टंप पे वेवर डिलीवरी करते हैं, वहां उन्हें शॉट लगती है, तो 11 के 11 रन वो एक ही ओवर में बनवा देते हैं। वो विकेट जिसमें 40 ओवर लग जाते हैं 150 करने में, वहां पे वो एक ओवर में आके 11 रन बनवा रहे हैं। पता ही चल रहा है कि वो बददिली से गेंद कर रहे हैं, उनको उन्हें पता है कि यार ये कोई तरीका है जिस तरीके से उन्होंने मुझे यूज किया। देखिए आप ये देखें कि मुझे बताएं कि आमिर जमाल को आखिरी 11 रन रह गए और आप ओवर दे रहे हैं, पहला ओवर वो अपना करने आ रहे हैं, ठीक है, आपने आमिर जमाल को ओवर देना था तो आप लंच से फौरन आगे दे देते। आपने पहले भी नहीं दिया ना, तो लंच से फौरन आगे आप कहते यार नसीम के साथ आप लगो, ठीक है, आप उस टाइम पे देते जब 30+ रन चाहिए था, ठीक है, उस टाइम पे शायद वो बेहतर गेंद करते। लेकिन मुझे एक बड़ा इशू जो है ना पाकिस्तानी बोर्ड से भी और टीम से भी, वो ये कि पाकिस्तानी टीम और बोर्ड फास्ट ऑलराउंडर पसंद ही नहीं करती। शुरू जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं देखता आ रहा हूँ, जब भी हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आता है ना, तो कोशिश होती है हमारे बोर्ड की भी टीम की भी ये जल्द से जल्द साइडलाइन हो, ठीक है। रज़ाक को देख लें, ज़्यादा अरसा नहीं खेल सके। अमाद आज़म आया, उसे भी 1-2 मैच खिला के बाहर कर दिया। फ़हीम अशरफ आया, फ़हीम अशरफ को ठीक नहीं किया, उसकी गलतियाँ वही रहीं और वो भी बाहर हो गया। फिर अब ये आया, मुझे इसका भी यही है कि थोड़ा अरसा खेलेगा, 2-4 ओवर इससे इस तरह करवाएंगे जहाँ इसे रन पड़ेगा। ऐसे मौके पे बॉलर रन्स जानबूझ के खाता है, ठीक है। जब आप उसे पूरे मैच में ओवर नहीं करवाएंगे, आखिरी बॉल पे आप उसे ओवर, आखिरी 11 रन में उसे ओवर दे देंगे, तो वो कहेगा यार मैं इसका क्या करूँ अब, ठीक है। अब वो बददिली से गेंद करेगा और स्कोर बनेगा, तो इनको मौका मिलेगा जी, उससे बॉल नहीं हुई, ठीक है, ये बाहर कर देंगे। और ये चाहते भी यही है कि पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर ना आए किसी भी सूरत। मैं इस बात ऐसे ही पे है। आमिर की इस बात पे एग्री करता हूँ कि जो इन्होंने ऑलराउंडर की बात की, उसकी वजह यह है कि हमारे जो कल्चर है ना उसके अंदर ये है कि भूख है, एक बैटिंग की होगी, बॉलिंग की होगी, हम आ गए अब टीम में, वह हमारी जगह पक्की रहे, अब हमारी जगह कोई और या हमारे साथ कोई और ना हो, हमारा नाम बोला जाए, जो कुछ है हम ही हैं टीम में, मैच जिताया हमने जिताया। अच्छा, हारने की जब दफा बारी आती है वो ऐसे बंदे पे डाल देंगे, हो सकता है मे भी ये वाला मैच हो, ये कह दें कि आमिर जमाल ने 1 ओवर में 11 रन दे दिए, वहाँ से थोड़ा हम पे प्रेशर आ गया, ये हो गया, हालांकि उससे पहले मैच निकल चुका था, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, वो ऑलराउंडर ये होता है कि ऑलराउंडर बैटिंग की तरफ से भी इनको तंग करेगा, ठीक है, जिनकी ये सोच होगी कि यार हमारी जगह ना खत्म हो जाए, और बॉलिंग की तरफ से भी उनको डिस्टर्ब करेगा, यार कहीं ये बॉलिंग अच्छी करके हमारी जगह ना खत्म कर दे। ये मेरे ख्याल से एक ये भी सिचुएशन हो सकती नहीं, है। इसमें तो कोई शक नहीं। आप देखें कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाए ना पाकिस्तान का, तो पिछले इतने अरसे में एक तो कोई खातिर ख्वाह ऑलराउंडर आया नहीं है। जो कोई आता भी है मुश्किल से, अगर हमें ऑलराउंडर मिल भी जाता है तो मैंने यही देखा है कि उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, उसको जो है ना तंग किया जाता है। या तो बैटिंग में उसके 9वें-10वें नंबर पे भेजेंगे, या बॉलिंग में जैसे आप देखें ना आमिर जमाल से ओवर ही नहीं करवाए। अब एक बॉलिंग ऑलराउंडर अगर टेस्ट मैच खेल रहा है और वो बॉलिंग ही नहीं करवा रहा, तो मुझे बताओ कि अब हम तो चले क्रिकेट को समझते हैं ना, एक सेंस रखते हैं, तो हमें तो समझ आ रहा है कि यार ये प्योर फेलियर है कैप्टनसी का कि आप उसे यूज़ नहीं कर रहे और आपने उसे खिलाया क्यों था। लेकिन अब जिन लोगों को नहीं पता वो तो ये बोलेंगे ना कि यार ये क्या इस लड़के को किस लिए खिलाया था, जब इसने करना ही कुछ नहीं था तो इसे ना खिलाएं। 2-4 मैचेस जब ऐसे होंगे ना तो तनकीद ज़्यादा होगी, तो पता चलेगा कि आपको ये लड़का टेस्ट में भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ओडीआई और T20 में वैसे ही उसको नहीं जगह बन रही उसकी, क्योंकि ज़रा आप स्पिनर ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं तो पता चलेगा ये लड़का साइडलाइन हो गया। यही फ़हीम अशरफ का मसला था, यही बाकी अब्दुल रज़ाक के आखिरी दिनों में क्या हुआ, यही मसला होता था, खिला लिया है, या तो बैटिंग लेट आ रही है या बॉलिंग दे ही नहीं रहे।
जब तक ऑलराउंडर दोनों चीज़ों में नहीं होगा उसका फ़ायदा ही नहीं ना है, उसका मकसद ही ख़त्म हो गया। ऑलराउंडर का मकसद क्या है कि दोनों तरह से आपको डिलीवर करके दे। अब आप उसकी एक चीज़ को ख़त्म कर देते हैं जब आप उसको मौका ही नहीं प्रोवाइड करते, बॉलिंग में नहीं खिलाफ बॉलिंग देते या बैटिंग में उसे बैटिंग नहीं देते प्रॉपर नंबर पे, तो वो ज़ाहिर है उसका एक शोबा तो आपने ख़त्म कर दिया। अब उस एक शोबा ख़त्म करने से होता क्या है कि उसकी जो दूसरा शोबा है ना उस पर भी इफेक्ट आता है, वो प्रेशराइज हो जाता है, वो डिलीवर नहीं कर पाता। अब ये हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली किया जाता है और जिसकी वजह से आप देखिए कोई ऑलराउंडर आप पिछले 10-15 सालों में नहीं ला सके। आखिरी ऑलराउंडर जो थे आपके पास अब्दुल रज़ाक थे, उसके बाद आपके पास कोई प्रॉपर मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं आया। और अब अगर हम बात करें कि ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को जो डिफीट हुई है इसमें हमारे पास मौका था, कई दफ़ा हमने मैच में वापस आए हैं, हम जीत सकते थे। लेकिन एक दूसरी साइड अगर देखी जाए जिसमें साउथ अफ्रीका खेल रहा था, साउथ अफ्रीका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है, सीधी सी बात है। उसमें ये है कि भाई उनके लड़कों ने देखे ना, चारों बॉलरों ने बॉल करके दिया है, उनके बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की है और आज ही नहीं की, वो WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और पहली टीम बने हैं जो WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई की है। तो वो डिजर्व करते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनकी परफॉर्मेंस को सराहा जाए। देखिए, अफ्रीका को अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट डे से ही डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट डे उन्होंने जब आपने देखें आपके दोनों बैटर साइम यूब और शान मसूद ओपनर आए, तो फर्स्ट स्पेल जो उनके प्रीमियम दोनों बॉलर थे, मार्को जैनसन और रबाडा, आपने दोनों का फर्स्ट स्पेल निकाल दिया बगैर विकेट दिए। लेकिन आपने विकेट किसे दी? कॉर्बिन बॉस को और डैन पैटरसन को 5 और 4 दे दी, ठीक है। तो ये तो उनकी बॉलिंग का कमाल था कि भाई उनके नए बॉलरों ने विकेट निकाली आपके, और पाकिस्तान शुरू से नए बॉलरों से परेशान होता है। तो ये तो अफ्रीका की एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि उनके फास्ट जो दूसरी साइड पे उनके जो दोनों नए बॉलर आए उन्होंने तकरीबन 8 से 9 ओवर के दोनों ने स्पेल किए। ये बड़ा लंबा स्पेल होता है। 35 ईयर का वो लड़का डैन पैटरसन, उसने 9 ओवर का स्पेल किया। ये स्पेल तो यंग लड़के से नहीं होता 9 ओवर का, ठीक है। तो ये एक अफ्रीका का बड़ा अच्छा साइन था, ठीक है। दूसरा, फिर जब अफ्रीका बैटिंग करने आया तो उसमें कॉर्बिन बॉस देखें, ऊपर से मार्करम ने 89 किया, उसके अलावा कोई खातिर खा रन नहीं कर सका। लेकिन नंबर 8 पे आने वाले कॉर्बिन बॉस जिन्होंने 4 विकेटें ली थी, वो 81 रन कर गए। उन्होंने बड़ा शानदार खेला, ठीक है। उसमें ठीक है पाकिस्तान की गलतियाँ थी, लेकिन वो उन्होंने भी बड़ा शानदार खेला। तो ये एक चीज़ उनके लिए, ये दूसरा साइन रही। 90 की लीड ली जब उन्होंने, तो पाकिस्तान लूज़ कर गया मैच जहाँ बाबर आजम ने शॉट गलत खेली और रिजवान ने। वहाँ भी आप कहें मार्को जैनसन का जो स्पेल था, ठीक है, खातिर कोई बहुत आला क्वालिटी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन विकेट 6 ली उन्होंने, 52 रन से गए 14 या 15 ओवर्स में। तो यहाँ भी आप देखें कि वो डोमिनेट कर रहा था अफ्रीका, और लास्ट में आप जहाँ आप डोमिनेट कर रहे थे आपने मैच लूज कर दिया। वहाँ भी अफ्रीका को देखें, रबाडा ने बॉलिंग में तो वो खातिर का बॉल नहीं की, ठीक है, दोनों इनिंग्सों में। लेकिन जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ी बैटिंग की, 31 रन कर दिया उन्होंने। पिछली इनिंग्स की इनिंग्सें भी बुला दी दोनों प्लेयरों की, और बॉलिंग का स्पेल भी बुला दिया उन्होंने मार्को जैनसन का, जो उन्होंने 31 रन किया, ठीक है। वो याद है सारों को इस टाइम पे रबाडा की इनिंग्स। ऐसे ही है। देखिए साउथ अफ्रीका इस पूरे WTC के साइकिल में आप देखें ना, तो उनकी जो क्वालिटी रही है वो ये है कि उनके जो यंग प्लेयर है ना उन्होंने डिलीवर करके दिया है। अब बहुत सारे उनके मेन बॉलर जो है, एनफिल्ड है, नगीडी एनफिल्ड है, एंड्रिच नोकिया नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आंड्रे बर्गर नहीं खेल रहे हैं, जिराल्ड कोर्टिया नहीं खेल रहे हैं। लेकिन इवन देन आप देखें उनके पास 3 पेसर हैं जिन्होंने 4 पेसर उन्होंने खिलाया और उन चारों ने डिलीवर करके दिया। ऐसे ही बैटिंग में अगर आप देखें तो उनके वो लड़के जो हमें T20 में खेलते हुए नजर आते हैं, वो टेस्ट का हिस्सा नहीं है। जैसे क्लासन हिस्सा नहीं है, ठीक है, इस तरह रिजा हेंड्रिक्स हिस्सा नहीं है, और मिलर नहीं है, और कई लड़के ऐसे हैं जिस तरह डिकॉक थे, फिर वो भी छोड़ गए, अभी पीछे ही छोड़ के गए, लेकिन वो टेस्ट नहीं खेल रहे थे। उन्होंने उनकी जगह नए लड़के लाए और नए लड़कों के साथ जो है मार्करम और साथ बफूमा मिले और उन्होंने डिलीवर करके दिया। और आप देखिए उन्होंने न्यूजीलैंड में नई टीम भेजकर वहाँ टेस्ट सीरीज बराबर की, बांग्लादेश को बांग्लादेश में डिफीट दी, तो वो डिजर्व करते थे भाई फाइनल खेलना। अच्छी टीम की एक जो निशानी ना वो यही होती है कि आप एक गेम प्लान बनाएं और उस पे लड़कों को आमादा करें, भैया ये हमारा गेम प्लान है, ठीक है, इस पे हमने पूरा उतरना है। और गेम प्लान एक ना हो कि जो एक बना लिया गेम प्लान बस वही रहेगा। गेम प्लान उनको ये बताया जाए कि सिचुएशन के हिसाब से हमारा ये गेम प्लान होगा, क्योंकि सिचुएशन जो खेलने वाले होते हैं उनको पता होता है यार ये भी सिचुएशन बन सकती है, ये भी सिचुएशन बन सकती है। अगर दूसरी तरफ हम देखें अपनी पाकिस्तान टीम को देखें, वो शुरू से एक ही सिचुएशन सोच के आती है, यार हमने टॉस जीत लिया या टॉस हार गए, वो पिच की कंडीशन ये थी, उस पे पहले रन इतने बने थे, हमने इतना करना है, ये मतलब वो एक सोची सोचाई होती है उनकी, क्या कहते हैं, सोच के आते हैं अपने हमने ये करना है, बस वही करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने का सोचते ही नहीं है, पिच कंडीशन को समझेंगे ही नहीं, भाई यार ये अब हमारे से पिच क्या डिमांड कर रही है, हम यहाँ क्या करें। ये बहुत बड़ी इनके लिए क्या कहते हैं परेशानी के कह सकते हैं बाइस है
जो इनके समझ में नहीं आ रही भाई। या तो यही है कि फिर आप कप्तान चेंज कर दें, जो कि अब मेरे ख्याल से मसला बनेगा इनकी कप्तानी पे भी। शान मसूद की जो पहले ही कई सवाल उठे हुए हैं इनकी कप्तानी पे, अब मज़ीद कुछ सवाल उठेंगे। असल में बात यह है व्यूवर्स के जिस तरीके से दोनों पैनलिस्ट ने बताया और जो जो एरियाज पॉइंट आउट किए बिल्कुल राइटली सेट उन्होंने कहा कि देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैप्टनसी एक इशू है, उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा इशू है वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है। आप देखें, आप पाकिस्तान में तो ये हो सकता है कि आप एक फास्ट और 3 स्पिनर खिलाकर दूसरी टीम को गिरा लें, लेकिन आपने अगर WTC साइकिल में क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए तो आपको उसके लिए जो अपने फास्ट बॉलिंग है उसके लिए बैकअप प्लान तैयार करना होगा, तब जाकर आप वहां जाकर अच्छा खेलकर दूसरी टीमों को हरा सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप अपने मुल्क में सीरीज जीतेंगे और वो भी उन टीम्स के अगेंस्ट जीतेंगे जिनके पास स्पिन अटैक हल्का है, और वो टीम जिनके पास स्पिन अटैक अच्छा है आप उनसे स्पिनर खिला के भी नहीं जीत सकेंगे। और बाहर तो आप डेफिनेटली हार जाएंगे क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर होंगे ही नहीं, तो वो दूसरे आपको जरा से भी फास्ट विकेट देंगे तो आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन 4 जगहों पर आप जाकर टेस्ट जीतना जो है ना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इस स्ट्रैटेजी से कि आपके पास कोई फास्ट बॉलर ना हो। आप इसके बारे में फाइनली जो अपना कमेंट कर दें। देखिए, पाकिस्तान एक दौर में जाना जाता था फास्ट बॉलिंग के लिए। आज पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, स्पिनर एक आधा हमेशा से हमारे पास रहा है, आज वो भी नहीं है कोई ख़ास स्पिनर। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फेलियर है जो वक्त के साथ साथ होता चला जा रहा है, ख़राब होता चला जा रहा है। और इसमें बड़ा हाथ हमारी क्या कहते हैं ये बोर्ड का है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट बोर्ड दोनों का है। ठीक है, क्योंकि हमने कभी भी इसे प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं देखा ही नहीं, और ना ही इसके ऊपर कोई ध्यान दिया है। शुरू से सिर्फ प्लेयर आता है तो प्लेयर सिर्फ अपने लिए खेलने के लिए आता है। बोर्ड में कोई चेयरमैन होता है तो वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, अपनी सीट पे जाने के लिए लगा होता है, ना कि वो टीम के मुल्क के लिए काम करता है और टीम को बेहतर करे। ठीक है, कोचेस वो लाए जाते हैं जो इनकी बात माने। ठीक है, जो अपनी बात मनवाए वो कोच तो इनके पास हफ्ता नहीं ठहरता। ठीक है, तो ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक ना तो पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक हो सकती है, ना ही पाकिस्तान की बैटिंग ठीक हो सकती है। और दूसरी बात आपने की स्पिनर की, तो स्पिनर भी आप वही बात है कि आप वाली के स्पिनर से आप वहाँ जीत सकते हैं जहाँ कोई सामने इंग्लिश टीम है। अगर आप एशियन टीम से खेलेंगे 3 स्पिनर से तो उसके पास भी स्पिनर अच्छे हैं, इंडिया और श्रीलंका दोनों के पास स्पिनर अच्छे हैं। वहाँ तो आप खेल ही नहीं पाएंगे, आपसे भी नहीं स्पिनर खेला जाता। मसला तो ये है, आपने 12 महीने पाकिस्तान में खेलना होता, स्पिनर आपसे फिर नहीं खेला जा रहा होता। तो ये तो कंसर्न है हमारा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बैकअप प्लान तो कोई नज़र नहीं आता ना, तो ये WTC साइकिल में आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कभी भी नहीं कर सकते इस स्ट्रैटेजी से। जी बिल्कुल, आप देखें ना कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग के लिए बैकअप कितने पड़े हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देख लें, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट जो होती है उसके लिए कम से कम भी ओवर कराने जो हमें बॉलर चाहिए होते हैं वो कम से कम भी 20 ओवर करा सके। ठीक है, ऐसा बॉलर हो। अब देखें आप नसीम शाह को देखें, मेरे ख्याल से वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से टेस्ट से निकलूँ। चलो ठीक है, कल अगर ये वो खुद बोल देते हैं या वो इसको निकाल देते हैं तो पीछे आपके पास क्या बचेगा। शहनशाह अफरीदी वो जो उनको खिला खिला के उसकी बंदे की उन्होंने मत मार दी। ठीक है, वो अब मेरे ख्याल से बहुत हुआ तो 2 साल और खेल लेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने कम बैक कराया मोहम्मद अब्बास को। ठीक है, आज मोहम्मद अब्बास की जो ये बची कुची बॉलिंग है ये इसी वजह से कि वो वहाँ इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे थे। अगर वो पाकिस्तान में ही रहते, उनका सेटअप पाकिस्तान में ही होता तो मेरे ख्याल से वो आज हमें नज़र भी ना आते, उनका नाम भी भूल चुके होते। ये उसी वजह से ही है कि वो थोड़ा बहुत टच में थे। बाकी अगर हम बात करें अब नए जो यंग हैं, यंग भी क्या, वो जो यंग है हमजा की बात करें हम तो वो मेरे ख्याल 30 साल का है। ठीक है, और दूसरा अली है वो तो वैसे ही हमें को 35-36 साल का लगता है। ये नया लड़का जो हमें क्या कहते हैं 20 ओवर करके दे, 20 ओवर करके दे, अच्छी बॉलिंग करके दे, पता चले यार एक बॉलर आया, इस तरह का बॉलर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। पर ऐसा ही है क्योंकि इस पे जो सबसे बड़ा जो है ना, जैसे अभी जो मैनेजमेंट ने काम किया जिसमें मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स पे काम किया और यंगस्टर्स को चांस दिया खासतौर पर बैटिंग के हवाले से, तो उसमें से कई लड़के निकले भी हैं। इसी तरह अब बॉलिंग पे काम करने की ज़रूरत है, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग की, और वो भी टेस्ट के हवाले से। देखिए T20 में आपके बॉलर चल जाते हैं, 4-4 ओवर करने होते हैं, हर कोई प्रेफर करता है कि हमें मौका मिल जाए। ODI में भी चल जाता है क्योंकि ODI होते ही बड़ी देर बाद है। टेस्ट जो है क्योंकि ICC ने जब से ये WTC शुरू किया तो कंसिस्टेंटली आते हैं, अगर इसमें आपने अपने बॉलर बेहतर नहीं लाएंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। मेरा तो यही ओपिनियन है और मेरे जो साथ लोग बैठे हैं उनका भी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।